हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग चैप्टर 16 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 16 में आपका क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न मीन्स आपका क्या हो जाएगा? ये आपातकालीन प्रावधान। तो देखिए, इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से आपका अडॉप्ट किया गया? ये आपका अडॉप्ट किया गया जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले ब्रीफली इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इमरजेंसी प्रोविजंस है क्या, इंडिया में किस तरह से लगाया जाता है। देखिए, हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है उसके बारे में डिस्कस किया गया आपके पार्ट 18 में। और जो इमरजेंसी है उसके लिए आपके स्पेसिफिकली कितने आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? आर्टिकल 352 जिसके बारे जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 जो बात करता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में, और आर्टिकल 360 जो आपका बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ आपका नेशनल इमरजेंसी, इसमें कौन कौन सा आपका आ जाएगा, मतलब आप नेशनल इमरजेंसी किस बेसिस पे लगा सकते हैं? पहला हो जाएगा आपका वॉर। अगर नेशनल इमरजेंसी लगाना हो देश में तो वो आपका वॉर का सिचुएशन होना चाहिए, या एक्सटर्नल एग्रीगेशन होना चाहिए, या फिर आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए। जो पहले इसके लिए कौन सा वर्ड होता था यूज़? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसको क्या किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कहा गया। और आपका जो स्टेट इमरजेंसी होगा मीन्स जो प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट में, पर्टिकुलर किसी स्टेट में, तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होनी चाहिए, जिसके बारे में आर्टिकल 356 में डील किया गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट काम नहीं करती है तो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट बोले तो, मीन्स गवर्नमेंट के एडवाइस पे। अदरवाइज प्रेसिडेंट को खुद भी लगे तो भी वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और सेकेंड आपका क्या है? स्टेट डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर। अगर जो स्टेट है वो सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही है किसी भी लॉ को लेकर, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है आर्टिकल 365 के अंडर। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि एक में है कि आपको सेंटर का डायरेक्शन को फॉलो करने की बात की गई है, और सेकेंड आपका एक 356 में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में। और इसको मैक्सिमम 3 ईयर्स तक लगाया जा सकता है, और इसको पर 6 मंथ अप्रूव होना जरूरी है। जबकि जो आपका नेशनल इमरजेंसी है इसको इंडेफिनेट पीरियड तक लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अप्रूवल चाहिए आपको 6 मंथ के लिए। और फिर लास्ट हमारा एक हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके बारे में डील किया गया आर्टिकल 360 में। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड। तो इंडिया या किसी पार्ट के फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर कोई खतरा हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है? सैलरी अलाउंस काटा जा सकता है किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय का। तो इस तरह का इसमें सिचुएशन आता है कि इंडिया का फाइनेंस स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ हो, और ये कब तक रहता है कि ये इंडेफिनेट पीरियड तक रहता है, जब तक ये रिवोक ना किया जाए, और इसको ज़रूरत नहीं होती आपको बार बार अप्रूव करने की। देखिए, इमरजेंसी जो हमारा एक्सटर्नल इमरजेंसी है, देखिए जो इंटरनल स्टेट में जो इमरजेंसी होती है वो तो लगते रहती है बार बार, और जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में 3 बार लगाया जा चुका है, और इसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं आपके यूपीएससी में। तो आपका फर्स्ट इमरजेंसी कब लगाया गया था? आर्टिकल 352 के अंडर आपका फर्स्ट इमरजेंसी लगा था जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे 1962 में। और इसी टाइम फिर 1962 में इस अटैक के बाद फिर आगे हो गया था इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो यहाँ पे ये इमरजेंसी कंटिन्यू रही थी, आपकी फर्स्ट इमरजेंसी कंटिन्यू रही थी कब तक? 1968 तक। और ये रिवोक तब हुई थी जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जो आपका सेकेंड इमरजेंसी लगाया गया था वो लगाया गया था 1971 में। तो आपको पता होगा 1971 में क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था। इसी टाइम पर आपका बांग्लादेश अलग हुआ था। देखिए, आर्टिकल 352 के अंडर भी इसमें एक्सटर्नल एग्रीगेशन के बेसिस पे, या फिर आप इसको वॉर भी कह सकते हैं, वॉर के बेसिस पे इमरजेंसी लगाया गया था। और इसका प्रोक्लामेशन 3 दिसंबर 1971। देखिए, यहाँ प्रोक्लामेशन वर्ड का मतलब है कि इसको लागू किस डेट से किया गया था। इसको लागू किया गया था 3 दिसंबर 1971 से, और ये ख़त्म होती उसके पहले क्या आ गया आपका? थर्ड इमरजेंसी। और थर्ड इमरजेंसी किसने लगाया था? आपका इंदिरा गांधी के पीरियड में लगाया गया था। ये स्टार्ट हुआ था आपका 25 जून 1975 से। और ये क्यों लगाया गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। तो उसी इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके फिर आर्म्ड रिबेलियन कहा गया कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो देखिए, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, अगर आप मान लेते हैं कहीं भी अगर लगेगी थोड़ा सा भी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो, बिना रिबेलियन का आप नहीं लगा सकते हैं
इमरजेंसी किसी भी मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस को के बेसिस पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, क्योंकि आपको पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और ये चेंजेस कब लाया गया था? इमरजेंसी के टाइम। तो इस टाइम क्या हुआ था? इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारे आपके जो लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे, उन लोगों को तो जेल में डाल दिया गया था। तो इसी टाइम पे फिर इस टाइम कुछ ऐसे प्रोविज़न कर दिए गए थे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहे थे। तो इन सब को फिर चेंज किया गया आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसी टाइम में इसका नाम भी चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन किया गया। तो चलिए इसके बारे में इसको कैसे लगाया जाता है, पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होता है, कब इसे रिवोक किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने ब्रीफली समझ लिया कि आखिर इमरजेंसी है क्या। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट को देखना और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अनलेस द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड टू हिम इन राइटिंग दैट सच अ प्रोक्लामेशन शुड बी इशूड। देखिए फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, कोई भी प्रोक्लामेशन हो इमरजेंसी का, मींस नेशनल इमरजेंसी की, उसको कब नहीं लाया जा सकता? जब तक आप प्रेसिडेंट को, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो रिटर्न में ना दे दे कि आप इमरजेंसी को लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले जो इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी लगाया गया था आपका 1975 में, उस टाइम क्या हुआ था ना कि केवल बिना कैबिनेट मिनिस्टर से बात किए हुए प्रेसिडेंट को कह दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि इमरजेंसी को लागू किया जाना चाहिए देश में। और उस टाइम इस केवल बोलने से इमरजेंसी लागू हो गया था। तो उसी को चेंज करने के लिए आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि अगर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना हो, अगर इमरजेंसी को लागू करना हो, तो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं उनको भी वो रिटर्न में देंगे प्रेसिडेंट को, तभी इमरजेंसी लागू करो। वो इमरजेंसी भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होगी। मीन्स आपको 30 डेज़ के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा उस इमरजेंसी को। मीन्स इमरजेंसी लग गई, उसके 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को उसको अप्रूव करना होगा, जो कि पहले 2 मंथ था। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी एनी टाइम दैट द लोकसभा पासिस अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इट्स कंटिन्यूएशन। देखिए डिसअप्रूव करने की मीन्स आपको रिवोक करने की इमरजेंसी को, तो इसके लिए भी 2 प्रोविज़न दिए गए हैं। एक तो ये है कि लोकसभा बोले, लोकसभा को ऐसा लगे तो रिजोल्यूशन पास करके बोल सकती है प्रेसिडेंट को, अदरवाइज प्रेसिडेंट को खुद लगे कि अब ज़रूरत नहीं है इमरजेंसी की, तो वो खुद भी इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सी को चूज़ कर सकते हैं आराम से। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए आप अगर पढ़ेंगे तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको 2 मंथ दे दे या फिर 3 मंथ दे दे, इस तरह का कुछ दे दे तो। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपको स्टेटमेंट को देखना है और इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 360 देन द प्रोक्लामेशन। अगर आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो क्या होगा आपको ये बताना है। फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? मे बी रिवोक्ड और वैरिड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन। मीन्स उसको रिवोक किया जा सकता है एक दूसरा प्रोक्लामेशन ला करके। एंड सेकेंड आपका क्या है? सेल सीज टू ऑपरेट एट expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of the both the houses of parliament। तो वो क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी अगर दोनों हाउसेस से उसको पास नहीं किया गया उस रिजोल्यूशन को। तो देखिए यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे भी आपके 2 मंथ की बात की गई है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या स्टेट पे अगर आपका प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया हो, तो इन दोनों केस में क्या होता है? लगा दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी। इसके 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट को चाहिए कि वो उसको अप्रूव करें दोनों हाउसेस। तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका फर्स्ट तो सही है कि अगर सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन लाया जाए, अगर दोबारा प्रेसिडेंट बोल दे कि इस इमरजेंसी को हटाया जाता है तो उसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएगी। इस तरह आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट को देखना और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट
come into operation till an order issued by the president specifying the rights which are suspended। तो देखिए आपको पता होगा कि इमरजेंसी जब भी आती है तो आपके कुछ कुछ राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ फर्स्ट आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है ना कि जब आर्टिकल 359 के अंडर जो भी आपके राइट्स सस्पेंड तब तक नहीं होंगे जब तक कि प्रेसिडेंट उससे स्पेसिफाई नहीं कर देता, प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू नहीं कर देता है, तब तक आर्टिकल 359 के अंडर के जो राइट्स आपके हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे। एंड आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन आर्टिकल 358 मेक्स द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाई आर्टिकल 19 नॉट एग्जिस्टेंट अगेंस्ट द स्टेट। तो आर्टिकल 358 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 19 के अंडर जो भी आपके राइट्स हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे। कब से? जब इमरजेंसी ऑपरेशन में होगा तब। तो देखिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो दोनों का दोनों करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 358 एंड 359 किसके बारे में डील करता है? इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी में जो राइट्स आपका कर्टेल होता है उसके बारे में। तो आर्टिकल 358 में आपका स्पेसिफाई किया हुआ है कि आर्टिकल जो आपका 21 है एंड 20 है उसके अंदर जो भी प्रोविज़न रहेगा वो सस्पेंड नहीं होगा किसी भी बेसिस पे, और बाकी के जो आर्टिकल है जिसको भी प्रेसिडेंट को लगे कि सस्पेंड करना चाहिए वो ऑर्डर इशू करेगा कि आपका ये सारा आर्टिकल सस्पेंडेड है। और आर्टिकल 359 के अंडर क्या होता है, सॉरी आई एम गेटिंग रॉन्ग, ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल 358 नहीं होगा, आर्टिकल 359 में आपका बात किया जाता है आर्टिकल 21 एंड 20 को छोड़ कर बाकी आर्टिकल सस्पेंड हो गया। आर्टिकल 358 में आपका बात किया जाता है कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑपरेशन के टाइम में नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा अगेंस्ट स्टेट। तो ये आपको किस कब प्रोवाइड होता है? ये आपको प्रोवाइड होता है आपका जब नेशनल इमरजेंसी हो, वॉर के टाइम पे, और एक्सटर्नल एग्रीगेशन के टाइम में। इंटरनल एग्रीगेशन के टाइम में ये आपका सस्पेंड नहीं होता है आपका आर्टिकल 21 एंड 20। और साथ साथ में आप अगर देखेंगे तो आपका जो हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी मीन्स प्रेसिडेंशियल रूल, वहाँ पे भी आपका ये सब आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड होगा, केवल नेशनल इमरजेंसी होगी तभी आपका आर्टिकल 358 एंड 359 इम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following are not necessarily the consequence of the proclamation of the president rule in the state? तो कौन सा consequence नहीं होगा अगर president rule लगाया जाए state में? तो आपको बताना है कौन कौन सा उसका consequence नहीं होगा, कौन कौन सा उसका परिणाम नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो। सेकंड आपका क्या है, द रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। तो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। थर्ड आपका क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज़। तो ये तो आपको पता होगा कि लोकल बॉडी अभी तक कितनी भी बार आपके स्टेट में या किसी भी स्टेट में अगर इमरजेंसी होगी तो आपने देखा होगा कि लोकल बॉडी को सस्पेंड नहीं किया जाता, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, लोकल बॉडी एज इट इज़ वर्क करते रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन वो 3 करेक्ट हो जाएगा कि ये नेसेसरी नहीं है कि इसको हटाया जाए। तो यहाँ जहाँ भी 3 नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आप अपना 4 देखते हैं, टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, जो आपके IAS हो गए, IPS हो गए, या जो भी PCS के हो गए, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो सारी जो अथॉरिटी किसके पास चली जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास, उस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की। तो देखिए ऐसा तो नहीं होता है सारी अथॉरिटी उसके पास चली जाए। तो यहाँ पे 4 तो नहीं होगा, वो नेसेसरी तो नहीं है, तो आप 4 को भी एलिमिनेट कर दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन बता, चाहे तो 2 करेक्ट हो सकता है या 1। तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। 50-50 में आपको अगर नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चांसेस होता है कि 50-50 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव होगी वो डिसॉल्व नहीं होगी। आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि इसे किसने चूज़ किया है, इसे वहाँ के पब्लिक अथॉरिटी ने चूज़ किया, मीन्स वहाँ के लोगों ने चूज़ किया। तो इसको डिसॉल्व अगर आपको इन दोनों में चूज़ करना हो तो आप यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट 1 को चूज़ करेंगे अगर कन्फ्यूज़न हो तो। यहाँ पे आप 1 को चूज़ करके कि ये नेसेसरी नहीं है उसका डिसॉल्व होना, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी को पिक कर सकते हैं। ऐसे यही होता है, क्योंकि डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा नहीं होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये डिसॉल्व हो सकती है या सस्पेंड हो सकती है, बट मे बी कोई श्योरिटी नहीं है कि नेसेसरी होगी ही होगी। एंड आपका 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं। आपको स्टेटमेंट लिखना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट आपका ये किसके बारे में, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपके ये किसके बारे में बात कर रही है, आर्टिकल 352 मीन्स नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रही है। तो फर्स्ट क्या, रिक्वायर्स रिटन कम्युनिकेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट टू दैट इफेक्ट। देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा था कि रिटर्न में चाहिए होता है यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए।
आपका सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कैन बी इशूड फॉर द होल और ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ, तो मीन्स पूरे इंडिया में भी लागू किया जा सकता है या उसके किसी पार्ट में भी लागू किया जा सकता है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड आप देख लीजिए, लैब्स इफ़ नॉट अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस विद इन अ 1 मंथ, देखिए इसके बारे में हम लोगों को पढ़ा कि 1 महीना के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ता है दोनों हाउसेस से, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। फोर्थ क्या आपका, रिक्वायर्स रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ, तो देखिए जो रिजोल्यूशन होता है उसको अप्रूव कैसे किया जाता है, दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन भी सही, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। एंड फिफ्थ आपका क्या करें, वन अप्रूव बाय द पार्लियामेंट कैन लास्ट फॉर 6 मंथ। देखिए हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने देखा था कि इसको 6 मंथ तक लागू किया जा सकता है, और अगर इसे दोबारा अप्रूव करके मीन्स इसे कितनी भी टाइम तक, इंडेफिनिट टाइम तक लागू किया जा सकता है, 6 महीना पे अप्रूव करना पड़ेगा लेकिन। तो यहाँ पे आपका पांचवा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो तो उसके बेसिस पे कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट विल बी डिसॉल्व्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी विल बी टेकन ओवर बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखिए अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो क्यों डिसॉल्व होगी, यहाँ पे आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ ही गई तो उसको कौन संभालेगा। सेकंड क्या है आपका, ऑल मनी बिल्स ऑफ द स्टेट विल बी कंसीडर्ड एंड पास्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट, जितनी भी मनी बिल होगी उसको पार्लियामेंट पास करेगी। सेकंड ये कह रहा है आपका। थर्ड क्या कह रहा है, ऑल द स्टेट असेंबली विल बी पुट अंडर द सस्पेंडेड एनिमेशन एंड लॉज ऑफ द स्टेट लिस्ट विल बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो जो भी स्टेट लिस्ट की लॉ रहेगी वो पार्लियामेंट बनाएगी, और जो भी स्टेट असेंबली रहेगी वो क्या हो जाएगी, सस्पेंड रहेगी। एंड आपका डी क्या कहता है, प्रेसिडेंट में गिव सच डायरेक्शन टू द स्टेट एंड एज मे बी डीम्ड नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड सैलरीज और ऑफिस में बी टेम्परली रिड्यूस्ड। देखिए मैंने अभी इसके बारे में बात की कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, सैलरीज को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। चलिए हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट law made by the parliament with respect to any matter enumerated in state list during a proclamation of national emergency will be ceased to have effect in which one of the following condition। तो जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है इमरजेंसी के टाइम में वो सीज हो जाएगी आफ्टर प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मीन्स अगर तो वो किस कंडीशन में होगी। तो आपका फर्स्ट क्या है, व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब। एंड सेकेंड क्या है आपका, व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट से रिलेटेड होगी तब। आपका थर्ड क्या है, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6th मंथ आफ्टर द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। तो जब इमरजेंसी का जो इमरजेंसी होगा वो जब समाप्त होगा, मतलब वो जब ख़त्म होगा, वो सीज्ड होगा, उसके 6 महीने के एक्सपायरेशन के बाद जो भी लॉ बनाएगी पार्लियामेंट वो स्टेट से ख़त्म हो जाएगा। एंड डी क्या, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर। तो देखिए 1 ईयर की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टेट लिस्ट पे कोई भी लॉ बनाया जाता है सेंटर के द्वारा तो वो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक, इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 मंथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। 8 क्या है, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू मीन दैट द गवर्नर कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। तो देखिए SR बोम्मई केस में क्या हुआ था, ये किसके बारे में डील करता है, आपका आर्टिकल 353 के बारे में डील करता है। इसमें क्या सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में कहा गया है कि इसमें जो कर्नाटक के आपके CM थे इस केस में, वो उनके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था कर्नाटक में गवर्नर के बोलने के द्वारा। तो इसीलिए SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जब SR बोम्मई सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने अपनी बात को रखी थी कि ये जो इमरजेंसी लगाया गया है वो सही तरीके से नहीं लगाया गया है। तो उस टाइम में गवर्नर के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को। इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, एट हिज प्लेजर ऑन हिज सब्जेक्टिव एस्टीमेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द असेंबली। देखिए इसको हटाया गया था, सब्जेक्टिव मैटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द असेंबली, जो स्ट्रेंथ था चीफ मिनिस्टर का असेंबली में उसके द्वारा।
सेकेंड क्या है, व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स वांट टू कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जब एक्सप्रेस करेगी कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक्सप्रेस करेगी अपना कॉन्फिडेंस अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। थर्ड क्या है, व्हेन अ मेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जो मेजर होगा वो डिफीट हो जाएगा कहाँ, असेंबली में, असेंबली के फ्लोर टेस्ट में। फोर्थ क्या है आपका, when a censure motion against the council of minister has been rejected in the legislative assembly। जो सेंसर मोशन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन रिजेक्टेड इन द असेंबली, तो सेंसर मोशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। तो आपको यहाँ बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए जो एसआर मुंबई केस में हुआ था कि अगर मोशन पास हो जाए, अगर मेजर पास हो जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट और वो डिफीट हो जाए फ्लोर टेस्ट में, तो उसको हटाया जा सकता है। तो आपका 3 यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट कर दीजिए। और सेकंड हमारा फोर्थ देख लेते हैं, व्हेन अ सेंसर फोर्थ देख लेते हैं, व्हेन अ सेंसर मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन रिजेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब सेंसर मोशन भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट रिजेक्ट हो गया तो भी वहाँ पे हटा दिया गया था जो आपकी असेंबली है उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एन इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन इज़ नॉट इनफ फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमिनेंट डेंजर हो या वॉर हो वो इनफ नहीं होती है नेशनल इमरजेंसी के लिए। देखिए ये तो इनफ होती है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका 1962 में भी लगाया गया था इमरजेंसी, या 1971 में भी लगाया गया था, तो ये तो इनफ होती है। तो यहाँ आपका असर्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप इजीली अपना ए इज़ फॉल्स देख करके अपना डी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। एंड इसका रीज़न क्या है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शैल सीज टू ऑपरेट एट एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ अनलेस अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी होती है वो 1 ही मंथ तक रहती है क्योंकि उस 1 महीने के बाद क्या होता है, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कराना होता है। तो आपका यहाँ पे रीज़न करेक्ट है। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आज हम लोग 10 तक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, बाकी क्वेश्चन को हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड आर्म रिबेलियन आर द ग्राउंड्स फॉर प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी। जो वॉर है या एक्सटर्नल एग्रीगेशन है वो क्या है, इनफ है आपका इमरजेंसी को लगाने के लिए। एंड बी क्या है आपका, वर्ड्स आर्म रिबेलियन वर रिप्लेस्ड बाय द वर्ड वॉर बाय 44th अमेंडमेंट। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वॉर है ये इस वर्ड को नहीं जोड़ा गया आर्म रिबेलियन में, इसके रिप्लेस किसको किया गया, आर्म रिबेलियन को लाने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया था। तो यहाँ पे बी तो आपका इनकरेक्ट है। एंड सी क्या है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वन और मोर ग्राउंड्स मेंशन इन द आर्टिकल 352 इज़ नेसेसरी फॉर प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी। जो एक ग्राउंड है या उससे ज़्यादा ग्राउंड जो आर्टिकल 352 में दिया गया है वो ज़रूरी है आपके इमरजेंसी को लाने के लिए। इसको भी हम लोग देखते हैं बाद में। डी क्या है, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड मेंशन इन द आर्टिकल 352 और पॉसिबिलिटी देयर ऑफ। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड आपका फर्स्ट भी क्या है, जो वॉर एक्सटर्नल आर द एम्परेबल अंडरग्राउंड फॉर प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी। तो ये सारा क्या है, इमरजेंसी को लाने का। लेकिन ये किसके बारे में बात करता है, केवल नेशनल इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट। एंड आपका सी बी और डी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे केवल आपके ऑप्शन सी में केवल आर्टिकल 352 की बात की, क्योंकि 352 ज़रूरी है इमरजेंसी लाने के लिए। तो हाँ ये ज़रूरी है, लेकिन आपका डी में क्या कह रहा है, उसके अलावा भी जब भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि वॉर होने वाला है तो इस बेसिस पे भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है वॉर के पहले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।